मत आहे पदूम काश्मीरचे राहुलजी कौल आणि ज्यांनी सगळं भोगलंय त्याच्याविषयी आणखी स्पष्ट भूमिका करतील आणि नंतर आपण प्रश्नोत्तर करू. हिंदी में चलेगा ना? नमस्कार. सबसे पहले 30 साल से जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर से निकाले गए, निष्कासित हुए, उसके लिए उस समय में हमारे पास एक जरूरी ये काम था, ये प्रश्न था कि कश्मीर में जो सत्य है, जो कश्मीर का सत्य है, जो वहां से किस वजह से कश्मीरी हिंदू बाहर निकाला जा रहा है, इसका अलग पूरे देश में जगह. ये चीज करने के साथ मैं आज बहुत ही गौरवान्वित फील करता हूं कि जब हिंदू महासंघ जैसी पार्टी या ऐसे बहुत सारे जो इस संवेदना को समझते हैं और जागरूक है इस कश्मीर के इशू को लेकर, वो कश्मीर में जिस तरह के अभी डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं उनको लेके आज हम प्रेस में सामने आते हैं. मैं 3 मुद्दों पे आपके साथ बात करूंगा. पहला मुद्दा जो अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो लिया गया अभी पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को माइग्रेशन कहा. आप सब जानते हैं कि माइग्रेशन एक विलफुल एक्टिविटी होती है कि अगर किसी भूचाल से, बाढ़ से, पानी से या किसी भी तरह की त्रासदी से किसी जगह में अगर आए किसी रीजन में, तो वहां से अगर कोई लोग वहां से बाहर निकलता है अपनी मर्जी से, उसको माइग्रेशन कहते हैं. दैट्स अ माइग्रेशन, दैट्स अ टर्म फॉर माइग्रेशन. हम लोगों ने पिछले 30 सालों से ये बात कही कि हम लोग हम माइग्रेंट नहीं है, हम लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज हैं अपनी ही कंट्री में. तो ये जो आप नॉमेनक्लेचर यूज करते हो, कल को चल के कॉन्स्टिट्यूशनली और टेक्निकली इसका बहुत बड़ा एक फर्क होता है. क्योंकि जब मैं माइग्रेंट हूं तो मैं बिल्कुल ही निकला हूं, तो मेरे साथ जो हुआ वो शायद मेरी ही मर्जी के साथ हुआ होगा, उसको ऐसा लेके दबा देना चाहिए. 30 साल में ये नैरेटिव चल रहा है. हम 30 साल से कह रहे हैं कि हमें इंटरनली डिस्प्लेस्ड कहा जाए और हम अपनी ही कंट्री में रिफ्यूजी हैं. इसके ऊपर जो संज्ञान अभी आनंद जी ने लिया उसके लिए धन्यवाद. और वो शब्द वहां से निकलना चाहिए, हम बारंबार सरकार से कहते आ रहे. दूसरा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो था रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी. हम लोगों ने उन्हें कहा कि जब ये स्टेट था, जब ये यूनियन टेरिटरी नहीं था कश्मीर, तब भी हमारे कम्युनिटी में से 2 लोगों को आपने हमेशा एमएलए की या एमएलसी की नॉमिनेशन दी थी. जब आप खुद स्टेट में थे पीडीपी के साथ, ये करेक्टिव मेजर्स में बता रहा हूं कि जहां पर सरकार किस तरह से एक गलत नैरेटिव को लेकर चलती है और किस तरह से गलत तरीके से उन लोगों को गाइड किया जाता है फॉर सम वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि वो रीजन क्या है. तो जब आपको ये बताया जाता है कि जब आप पीडीपी में सरकार के साथ गठबंधन एजेंडा ऑफ अलायंस में थे, तब तो आपके 25-26 एमएलए थे, तब तो आपकी सरकार उनके साथ चल रही थी, तब भी आपने किसी भी तरीके का रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के ऊपर कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया. आपको याद होगा माननीय अमित शाह जी ने अपने इस पार्लियामेंट में ये कहा कि कश्मीर के अंदर हम 6,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी देंगे और उनके लिए घर बना रहे हैं, जिसके अंदर अभी 3200 लोगों को नौकरी दी गई है. तो हमारा मुद्दा था कि क्या 6,000 लोगों को नौकरी देना और उनके लिए घर बनाना 5 लाख उस समय के विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है? क्योंकि आपको एक बात बहुत समझनी पड़ेगी, जिन लोगों को इन्होंने नौकरी दी है कश्मीर के अंदर अंडर पीएम पैकेज, अभी पीएम कंस्ट्रक्शन एक्ट बोलते हैं उसको, पहले मनमोहन सिंह के टाइम में पीएम पैकेज था, वो लोग जो भी वहां नौकरी कर रहे हैं, जिनको टेम्पररी वहां पर जगह दी है रहने की, ये तब तक ही है जब तक ये जॉब में है, और अगर ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको एक जगह छोड़नी पड़ेगी. अगर इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी तो ये किस तरह का रिहेबिलिटेशन है? मतलब एक तो शॉर्ट टर्म है वहां पे, आपको पता होगा कश्मीर में शायद रिटायरमेंट जो है वो जल्दी करवाते हैं. उसके बाद ये आदमी क्या किराए के मकान में कश्मीर में रहेगा जो आदमी, और आपने बोल दिया कि आपने रिहेबिलिटेट कर दिया. तो हमारा मुद्दा था कि रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के ऊपर एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, और वो परमानेंट सोल्यूशन तभी होगा कि जब आप हमारे मुद्दे को समझोगे. जैसे अभी 47, 75, 61 के मुद्दों के ऊपर आनंद जी ने बात किया और 90 के ऊपर इन्होंने नहीं बात किया इंटरनली डिस्प्लेसमेंट का. मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 1339 से 1990 तक कश्मीरी हिंदू समाज के 7 पलायन हुए. 1947 में पाकिस्तान बना, इसकी वजह से लोगों ने कहा ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो कश्मीर के अंदर चल रहा है. 1947 से पहले तो पाकिस्तान नहीं था. उसकी वजह से कारण क्या थी कि कश्मीरी हिंदुओं को हर बारी वहां पे 6 बार पहले भी बाहर खा देना गया. एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है. अगर आपके जो इस्लामिक इन्वेजन जिसको बोलते हैं, जो कश्मीर में हुआ, जो हमेशा से इन्वेजन हुआ है, जो इसलिए इस्लामीकरण और इस्लामिक वर्चस्व कश्मीर में बनाने की भूमिका निभाई गई, वो पिछले 700 सालों से कार्यरत है. क्योंकि
जो हिमालय है हमारे, और अगर ये हिमालय को कंट्रोल करते हैं तो पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली इनका बहुत ज्यादा फैक्टर कंट्रोल आ जाता है, भले वो पाकिस्तान का हो। आज अगर देखा जाए आज के दृष्टिकोण से, या चाइना के साथ उनको एक कंट्रोल फैक्टर आ जाता है अगर वो इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट बनती है। तो कारण बहुत सीधा है कि ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर से जो कश्मीर के मूल निवासी है, सबसे पहले अगर हमें कश्मीर के अंदर इस्लामिक वर्चस्व बढ़ाना है तो यहाँ जो एबॉरिजिन्स है, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको खत्म करो, उनको बाहर निकालो। उनके साथ साथ जो इनकी हिस्टोरिकली 5000 साल पुराने रूट्स है उनको भी खत्म करो। उनके रहते ही उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने डिस्टॉर्ट करते करते जगहों के नाम बदले। जैसे आनंदनाग को इस्लामाबाद कहा, शंकराचार्य मंदिर को तख्त सुलेमान कहा, शारिका माता का जो एक बहर है उसको कोहे महारान कहा। इनफैक्ट श्रीनगर को भी इन्होंने शहर खास बोलना शुरू किया, क्योंकि नीचे 30 साल से किसी ने श्रीनगर सुना ही नहीं तो वो शहर खास ही मानेगा। उसने अनंतनाग नहीं सुना, उसने घंटी की आवाज नहीं सुनी तो वो इस्लामाबाद ही बोलेगा, वो कोहे महारान ही बोलेगा, क्योंकि 30 साल में 3 जनरेशन बदलती है। तो इस तरह से डिस्टॉर्शन की प्रक्रिया हुई। ये भी हमने संज्ञान सरकार को दिया कि अगर 1990 को माना जाए, आज की डेट में हम एक स्टैंड अलोन पॉइंट लेते हैं जब 5 लाख कश्मीरी हिंदू वहां से निष्कासित हुए, तो आज उनके रिटर्न के लिए आपके पास सोल्यूशन क्या है? ऐसी कोई पैकेज, ऐसी कोई पॉलिसी ये हमें नहीं बताई गई। हमें ये बताया गया कि कश्मीरी हिंदुओं को 10 डिस्ट्रिक्ट में हम रिहैबिलिटेट करेंगे। हमने कहा कश्मीरी हिंदू पहले भी बिखरी हुई परिस्थिति में ही कश्मीर में रहता था, अलग अलग जगह में स्कैटर्ड। तो पॉलिटिकली और कल्चरली उसका एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता अगर आप उसको वैसे ही अलग अलग जगहों पे रखोगे अभी। क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टेनेमेंट्स बना रहे हैं इन लोगों के लिए जो पीएम पैकेज में वहां काम करने आएंगे। तो इससे हमारा संकल्प पूरा हो जाता है कश्मीरी हिंदुओं को वापसी का। लेकिन मैं तो पीएम पैकेज का आदमी नहीं हूं, मैं 32 साल से बाहर हूं। ऐसे मेरे साथ 4.5 लाख लोग हैं जो स्कैटर्ड है, वो किस परिस्थिति में वापस जाएंगे? उनके लिए तो वहां पे घर नहीं है। हमने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जो है ये 700 साल का इशू है। इसके लिए आप एक सेंट्रलाइज यूनियन टेरिटरी कश्मीर में कार्य कीजिए जो सेंटर एडमिनिस्टर करेगा, जिसको हम होमलैंड बोलते हैं। यहां पर देश का कोई भी आदमी रह सकता है और धारा 370 नहीं होगी, जो भारत के कानून को मानता है। इसको बनाने से आप कश्मीरी हिंदुओं की वापसी सुनिश्चित कर सकते हैं, अगर आप इनको पॉलिटिकली, कल्चरली और सोशली एम्पावर करना चाहते हैं। वरना अगर आप इनको 10 डिस्ट्रिक्ट में फैला के रखेंगे, बिखर के रखेंगे, तो जब वापस आपने कहा है पार्लियामेंट में कि स्टेट बनेगी, स्टेट के अंदर अगर मेरा एक विधायक भी, एक छोटा सा कॉर्पोरेटर भी खड़ा होना होगा मेरे 50 घरों का, वो कभी जीत ही नहीं सकता। तो अगले 100 साल में अगर स्टैटिस्टिक्स देखें 1339 से 1990 तक जितने 700 साल हुए, हर 100 साल में हमारा पलायन हुआ है। तो मतलब अगले 100 साल में जो ये 8-10 हजार कश्मीरी पंडित वहां जाएंगे, 100 साल में 1.5-2 लाख होंगे, तो वापस आप एक्सोडस की नींव रख रहे हैं आज। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। तो ये कहना था कि इन 3 मुद्दों के ऊपर, एक माइग्रेशन, हमें माइग्रेंट का दर्जा ना दे, हम इंटरनली डिफ्यूज रिफ्यूजी है, जिनके ऊपर आनंद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया। दूसरा, रिऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप बोल रहे हैं कि 2 लोगों को लेने की बात कर रहे हैं, या हमारी कम्युनिटी में से हम बोल रहे हैं कि हमें आप पहले एक एरिया दीजिए, वहां पर हमारे लोग नियुक्त कीजिए। जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस होती है, इलेक्शंस किया कैसे, तभी वो सेफ फील करेंगे वहां पे जाने के लिए। और तीसरा, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, ये कोई त्रासदी नहीं थी, कोई ये बिजली नहीं गिरी थी, ये जेनोसाइड है। इस जेनोसाइड को 1999 में एनएचआरसी ने डिक्लेयर किया है, दिस एक्टिविटी इज अकिन टू जेनोसाइड। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे अगर एनएचआरसी 1999 अकिन टू जेनोसाइड, आपको पूरी रिपोर्ट एनएचआरसी की मिलेगी, जहां उन्होंने अकिन टू जेनोसाइड कहा है। भारत जेनोसाइड लॉ का सिग्नेटरी है। इन 1948 भारत ने जेनोसाइड लॉ को जेनेवा कन्वेंशन में साइन किया और ये बोला पार्लियामेंट में 59 में कि हम ये पूरे प्रदेशों में जेनोसाइड कानून लागू करेंगे, क्योंकि जेनोसाइड कानून के कुछ प्रावधान होते हैं। आप उनको सीआरपीसी और क्रिमिनल कानून से इसको नहीं मान सकते। मैं आपको कारण बताता हूं। जैसे यासिन मलिक को भी पकड़ा गया, यासिन मलिक जब पकड़ा गया, लोगों को पता है कि शायद जो उसने आर्मी वाले ऑफिसर मारे थे उसके लिए पकड़ा गया, वो नहीं उसके लिए पकड़ा गया, वो ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर गया। तो आप, क्योंकि जो केस के लिए उसको, जो केस उसमें फाइल हुआ कि 4 उसने एयरफोर्स के लोगों को मारा, उसके अंदर 25 विक्टिमों में से 22 होस्टाइल हो गई। तो हमारा सीआरपीसी विटनेस बेस पे चलता है, जबकि जेनोसाइड लॉ विटनेस बेस पे नहीं चलता, उसके अपने कानून होते हैं। क्योंकि अगर विटनेस ने कल को इन्होंने एसआईटी बिठाया और बोला कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं के साथ कश्मीर में क्या हुआ, हमें तो अभी 40 साल में कोई भी विटनेस नहीं मिला, तो मतलब हमारे साथ पलायन ही नहीं हुआ, हमारे साथ जेनोसाइड ही नहीं हुआ। तो हम कहते हैं आप जेनोसाइड लॉ जब लागू करते हो, उसके अंदर जो लॉ होते हैं
वो लॉ आपको हेल्प करते हैं किसी भी देश में, पूरे देश में, भले ही हिंदू मेजॉरिटी किसी माइनॉरिटी के साथ किसी तरह का जेनोसाइडल एक्टिविटी करे, वो नहीं कर सकता, बिकॉज इट बिकम्स ए लॉ। भले और एंड वाइसा वर्सा, क्योंकि वाइसा वर्सा पूरा प्रोमिनेंट है आज, जैसे मेवात में हो रहा है, केरला में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ये कश्मीर पैटर्न का ही रेप्लिकेशन है, क्योंकि जेनोसाइड की एक स्टेज आती है जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। आज भारत में जेनोसाइड इज इन इट्स रेप्लिकेशन स्टेज। जब आप डिनाई करते हैं कि जेनोसाइड हुआ ही नहीं, वो रेप्लिकेट करता है। ये मैं नहीं कहता, ये स्टैनन कहता है। आप जेनोसाइड वॉच को देखें, उसमें उसके 10 स्टेजेस है, उसमें उसने बहुत क्लियरली कहा है कि जेनोसाइड रेप्लिकेट कैसे होता है। उसके अंदर केस स्टडीज है, आर्मांडा की, रवांडा की, जहां जहां पे भी, आर्मेनिया की, जहां जहां जेनोसाइड हुए हैं, ज्यूज की। तो ये कहने का मतलब है कि इस चीज को अगर हम संज्ञान ना लें, और हम चाहते हैं कि जो सरकार आज की डेट में है, हमें आशा है कि यही इसका संज्ञान ले सकती है और इसको रिकवर, हमें इसका सोल्यूशन दे सकती है। बाकी हमें इससे उम्मीद नहीं है। हमें नहीं लगता कि बाकी कोई और भी दूसरी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी लड़ी रही है 370 को वापस लाने के लिए। आपको बताने के लिए बता दें, अभी हमने रिसेंटली पन्नून कश्मीर में, यूथ फॉर पन्नून कश्मीर ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि 370 वहां से नहीं हिल सकता, और 370 ही एक ऐसा इकोसिस्टम था जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर जिहाद पलता रहा, क्योंकि आपने सेक्युलरिज्म की आड़ में कम्युनलिज्म का एजेंडा चलाया। क्योंकि कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन ने 370 की वजह से सेक्युलरिज्म अपने प्रियम्बल में लाया ही नहीं। 76 में जब इंदिरा जी ने प्रियम्बल में लाया, तो 76 इसके बाद इन्होंने नहीं लाया कश्मीर में। तो ये चीजें आपके सामने रखना जरूरी है। ये सच्चाई है जिसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, और ये सच्चाई के ऊपर हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकले। बाकी आपके कुछ प्रश्न होंगे तो एक प्रश्न राहुल कौन से पन्नून कश्मीर से, यूथ फॉर पन्नून कश्मीर का मैं प्रेसिडेंट यूथ ऑफ पन्नून। एक ऐसा परसेप्शन तैयार किया गया था पहले, मतलब बहुत सालों से चल रहा था कि अगर कश्मीर से धारा 370 हट जाती है तो कश्मीर से जो आतंकवाद है वो पूरी तरह से उखड़ जाएगा। तो अभी कम से कम मेरे हिसाब से 2-3 साल हो चुके हैं, 19 तब से क्या सिचुएशन है? वाकई में वहाँ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, या हम तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, क्या सिचुएशन? मी पण उत्तर देतो सर पण देते. 370 काढण्याचा दुसरा अर्थ असा होता की तिथे हिंदूंनी जाणं. 370 का काढले? हिंदू तिथे गेले पाहिजे, भारतीय गेले पाहिजे असं आपण म्हणू. नाहीतर एकच लोकसंख्या मुस्लिमांची मेजॉरिटी दिसत होती जी अन्याय करत होती. पण 370 काढल्यानंतर मी डोमिसाईल लॉ आणलाय की जिथं 15 वर्षाचे तिथं राहतात त्यांनाच तिथं राहता येईल, जाता येईल. याचा अर्थ तिथे जे गेले तिथं जाऊ शकणार नाही परत, आणि बाहेरचा माणूस जाऊ शकणार नाही. माझं तिथं आधी 15 वर्ष कसं तिथं दाखवावं लागेल, नंतर मिळेल. त्यामुळे तो बॅलन्स काही झालेला नाही. आणि अजूनही तिथं वातावरण कसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. उलट काश्मीर सारखी परिस्थिती आता दिल्लीपासून 90 किलोमीटरवर आहे. पंतप्रधानांच्या घरापासून कैराणा 90 किलोमीटरवर आहे. मेवात 85 किलोमीटरवर आहे लोकसभेपासून, राष्ट्रपती भवनापासून. तर तिथं अशी 100-200 हिंदूंना सोडावं लागत असेल आता, मग काश्मीर विषय संपलाय का? भारत 25 जिल्हे काश्मीरमध्ये झाले असा प्रश्न. आज सुद्धा पुण्यात सुद्धा जरी बघितलं तर कोंढवा भागाची काय परिस्थिती आपल्याला माहिती आहे. डीसीपीना सुद्धा जाताना बंदोबस्तच जावं लागत असेल, जास्त लोक घेऊन जाऊन कोंढव्यामध्ये. तर एकूण परिस्थिती काय? मग आपण काश्मीर कमी करण्याच्या ऐवजी भारताभर काश्मीर करतोय का, असा प्रश्न आहेच ना. पण त्याच्यात काही यश आलेलं नाही असं आमचं म्हणणं. जहां तक सेपरेटिज्म का सवाल है कि कश्मीर के अंदर जहादी या सेपरेटिज्म खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ है, तो आपको एक चीज को समझना होगा कि कश्मीर के अंदर जो आप सामने देख रहे हो ऊपर, उसको ओवरग्राउंड सेपरेटिज्म बोलते हैं, जो आपको दिखता है. दूसरा एक अंडरग्राउंड सेपरेटिज्म भी है जो कश्मीर की मानसिकता के अंदर है. 95% से ज्यादा लोग कश्मीर में सेपरेटिस्ट माइंडसेट के लोग, क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है कि यहां पर इस्लामिक वर्चस्व होना चाहिए. वो तो कोसते हैं कि 30 साल हो गए हमें आजादी नहीं मिली. आपको यह समझना होगा कि आपको चोट दोनों पे पहुंचानी है. आपको किसी भी देश के खिलाफ किसी तरह के जो कोई भी टेररिज्म या सेपरेटिज्म की एक्टिविटी है उसमें भी चोट पहुंचानी है. वो कैसे पहुंचाएंगे आप? 370 जब आपने हटाया, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखाई. उसके बाद 1.5 साल तक आपको लगा कि वहां पर इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, कोई भी किस तरह का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, तो किसी ने हल्ला बल्ला नहीं किया, आपने चलाया और वो सक्सेसफुल हुआ. उसके बाद आपको ऐसी अपीसमेंट्स की क्या जरूरत पड़ी कि जहां आप बोल रहे हैं कि मुझे कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करना है. हम बोल रहे हैं जिस तरह का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कश्मीर के जिहादी माइंडसेट को नहीं समझते. आपको उन लोगों स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए जो आपको बताएं कि माइंडसेट क्या बोलता है. ऐसा नहीं कि आपको लोगों को मारना है या घरों से निकाल देना है, लेकिन आपको कोई पॉलिटिकल विल तो दिखाना पड़ेगा कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको भी वापस लाएंगे हम.
ताकि किसी भी तरीके का जो ये वर्चस्व वाली बात आती है, सुपरमेसी की बात आती है, इस्लामिस्ट फोर्सेस की बात आती है, पूरे कंट्री में रेप्लिकेट ना हो। ये तो कहीं भी हो सकता है, अभी तो हो रहा है ना, हरियाणा में भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, केरला में हो रहा है, ऐसे तो 50 छोटे कश्मीर बन ही रहे हैं। तो अगर आप इसको रोक नहीं रहे, इसकी जड़ को नहीं काट रहे, तो आपको हर बार डिफेंसिव होकर बताना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये छोटा सा दंगा था। ऐसा कश्मीर में भी बोलते हैं, लेकिन कारण जो आपने बोला, कश्मीर में हाइब्रिड टेररिज्म चल रहा है। अभी घर घर में पता नहीं चल रहा कि नौकरी करने वाला साथ में जो बैठा होगा शायद वो भी ये है, इसी वजह से टारगेट किलिंग होती है। अगर हमारे साथ आज जो लोग पीएम पैकेज में काम कर रहे हैं वो ऑफिस में बैठा हुआ है, बगल वाला उसको फोन करके बोलता है आज सिक्योरिटी कम है, आ जा। इसी तरह से हमारा भी जो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में बंदे को मारा, राहुल भट्ट को इसी वजह से मारा। आदमी एक आता है पूरे डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के अंदर, पूरा घुस के टेबल पे उसको शूट करता है और गान लेके वापस आता है। तो ये चीजें हैं कि जहां पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो जिस तरह का ये सेपरेटिस्ट और जिहादी माइंडसेट है, ये सिस्टम में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में भी है। ये हमें समझना पड़ेगा और आपको पॉलिटिकल विल से इसको खत्म कर रहे हैं। सर, आप मोदी जी के खिलाफ नहीं उठा रहे, मतलब उनका जो सिस्टम है या ये हिंदुइज्म को लेके वो जिन्होंने ये काम करते हैं, हिंदू महासभा या जो भी है, तो मोदी जी के खिलाफ आप बात कर रहे नहीं, एक सेकंड मी थोडं करेक्शन करतो. मोदींच्या विरोधात नाही. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ना? एक मिनट, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि आप ये काम करें, क्योंकि हमारी अपेक्षा इसी बात से है। हम कांग्रेस से या और किसी से अपनी अपेक्षा नहीं रख रहे, जिन्होंने तो ऑलरेडी कश्मीर को खत्म कर दिया। हमारी अपेक्षा आपसे है, आपके राज्य में सैनिकों को, वहां पे हमने देखा है लोकल जिनके पास गन है उस सैनिकों को, मिलिट्री वाले को लोकल पब्लिक ने मारा है कान के नीचे और वो गन लेके घूम रहा है। तो अपने सैनिकों को अधिकार भी नहीं दे रहे, ये इंसल्ट है, ये देश का इंसल्ट है और ये आप ही कर सकते हैं। हमको हम प्रेशर ला रहे हैं कि आप ये करिए। अच्छा, जिन लोगों ने उसको मारा था सैनिक को, उसको जीप के ऊपर घुमा के वहां पे कमांडर ने घुमाया, उसको पनिशमेंट दिया, तो उस कमांडर का बदली कर दिया और माननीय पंतप्रधान जी ने जाहिर सभा में कहा कि देखिए देश में पहली बार ऐसा हमने किया है कि मिलिट्री वाले में एक्शन लिया। तो आप उल्टा कर रहे हैं, आप उनका मोरल बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अगर इस देश में रहते हैं, अगर हम वोटर्स हैं तो हम करेक्टिव्स की बात तो कर ही सकते हैं। करेक्टिव्स का बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर किसी पार्टी के हेड के ऊपर हिट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं बहुत क्लियरली कि 370 से बड़ा कोई इवेंट ही नहीं हो सकता, अभूतपूर्व कदम था वो। लेकिन उसके बाद पॉलिसी डिसीजंस इतने वीक हुए, एक अपीसमेंट के अंदर एक गलत धारणा ये क्रिएट की गई कि कश्मीर का जो मेजोरिटी सेपरेटिस्ट माइंडसेट है, आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। सेपरेटिस्ट माइंडसेट जो कश्मीर का मेजोरिटी है वो मेन स्ट्रीम इंडिया में आएगा। उसके लिए क्या करोगे आप? आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूं, स्काई इज द लिमिट, कॉफर्स खोल दो इनके लिए। तो डेवलपमेंट जो वहां पर हो रही है वो उन्हीं की हो रही है। एक्जेक्टली, एंड दे आर हैप्पी कि अपॉर्चुनिटी मिली, यहां पर क्यों ना हूं मैं कश्मीरी हिंदू को वापस, ये सारा मेरा हिस्सा है। मैं इसमें और एक ऐड करता हूँ, फरवरी मार्च में मैं 15 दिन कश्मीर में रहा था, मुझे भी थोड़ा स्टडी करना था। वहां पे हर एक आदमी आपसे ऐसे ही बात करता है, यार भाई आप हिंदुस्तान से आए, आपसे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, आप भारत से आए, आपसे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे। वहां का लोकल आज भी जम्मू में, सॉरी श्रीनगर में, कश्मीर में लोग दिखते नहीं है हिंदू, जो भी दिखते हैं जम्मू में दिख रहे हैं, वो भी पंजाब के वगैरह हैं जो वहां पे बिजनेस के लिए आए हैं। वहां पर हर एक आदमी, जो भी आप कश्मीर में गए, आप किसी को पूछिए, वो ऐसे ही बात करता है, आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप भारत से आए हैं। मतलब उनको अपने साथ रहना ही नहीं है। आप आइए, घूमिए और चाहिए, ये हमारा है, हम ही रखेंगे। हमारा कहना है कि देश की मिलिट्री है, देश का पुलिस है, देश की राज्य घटना है, ऐसा होते हुए भी ये सब चीजें पूरे भारत में क्यों हो रही है जो इतने सालों से नहीं हुई। आप 9 साल के बाद हम आपसे पूछ ही सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पहले 1-2 साल में नहीं पूछेंगे, लेकिन सेकंड टर्म में, आप थर्ड टर्म में आ रहे हैं और आप पूछेंगे नहीं। आप पैकेज दे रहे हो, वहां पे 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज आपने दिया है बाहर के लोगों के लिए। 5,000 करोड़ रुपया वहां के मुस्लिमों को ही जा रहा है जो जिहाद के लिए यूज होकर वापिस आ रहा है। आप उसके लिए कुछ बातें नहीं करेंगे, वहां पे हिंदू तो है ही नहीं। फिर 50,000 CR आपने किसको दिए, किस लिए दिए? वहां पे आदमी घूम के आता है, इसका मतलब वहां पे तरक्की नहीं होती है। और सब चीजें हैं। और जैसे आनंद जी ने सही कहा, इसके साथ सबसे बड़ी बात होती है एस्पिरेशंस। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो हिंदू एस्पिरेशंस पे ही बनी। अगर आपके मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि था या आपके बाकी चीजें आपके मैनिफेस्टो में आपने लिया, क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं हिंदू मैनिफेस्टो को, हिंदू एस्पिरेशन को टच करता हूं तो मुझे वोट मिलेंगे, और वो वोट मिले। आज आप हिंदू मेजोरिटी पॉलिसी को छोड़ के बाकी सब तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं। और अगर मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं तो मैं एक करेक्टिव की बात कर रहा हूं, मैं सिटीजन हूं इस कंट्री का। मैं क्यों ऐसा बोलूं कि मैं नरेंद्र मोदी पे या बीजेपी पे टिप्पणी कर रहा हूं? मैं उसमें नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने विल दिखाया है। आज आप वो नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ वट एवर कंपल्शंस यू हैव,
That is not important because that will not give you the Hindu aspiration votes. आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। जैसे 2014 से पहले का अगर आप बीजेपी के स्टेटमेंट्स देखेंगे कश्मीरी हिंदुओं की वापसी के लिए, आप सरप्राइज हो जाओगे। आज 9 साल हो गए, आज हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो हमको बात करने के टाइम पे बोलते हैं कि आप सच में कश्मीर जाना चाहते हैं वापस, आप तो बहुत अच्छे से सेटल्ड है, आपकी वेशभूषा देखिए, मतलब मैं माइग्रेंट हूँ, मुझे पहले बोलते हैं, और मैं इंटरनेट स्टूडियो में कपड़े अगर अच्छे पहन रहा हूँ तो मैं आप तो सेटल्ड है, आप वापस क्या करेंगे जाके? ऐसा मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतने वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। तो आप समझिए मानसिकता क्या है। आप जो ऊपर से आप बता रहे हैं तो आप मतलब इसके पूरे भुक्तभोगी आप सब लोग कश्मीरी पंडित जो आप ये हिडन फैक्ट्स है। नहीं, लेकिन अगर आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे 95% अगर सेपरेटिस्ट मानसिकता है वहाँ की, तो फिर ये एक आम भारतीय जो है वो ये सोचेगा कि फिर ऐसा अगर इलाका है तो ऐसा चाहिए क्यों हमें? अनऑफिशियली 2 चीजें बताता हूँ इसको। हाँ, आप अनऑफिशियली समझिए इसको। अगर आपने आज कश्मीर को ये सोच के छोड़ दिया कि वहां पर एक इस्लामिक वर्चस्व बन चुका है और वो डेमोक्रेसी के आड़ में, सेक्युलर इंडिया के आड़ के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको छोड़ दो क्योंकि नासूर है। आप अपने पूरे जितने भी आपके हिमालयाज हैं, जहां से आपका कंट्रोल या जहां से आपका ब्लॉक डिफेंस सेंट्रल एशिया या चाइना के साथ होता है, आप वो लूज करोगे। आप इंडिया को जियो पॉलिटिकल थ्रेट दे रहे हो अगर आप कश्मीर को छोड़ोगे। आपको क्या लग रहा है कि ये पहले नहीं छोड़ सकते थे? नेहरू के टाइम में तो उसे छोड़ भी दिया होता, मगर उसको पता था कि अगर हिमालय छोड़ दिए मैंने तो ये तो पूरा इंडिया छोड़ दिया मैंने। पूरा इन्वेजन होने के साथ साथ हिमालय का जो पानी, आपको मालूम है चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे, चाइना इतना आगे की सोचता है, उसको मालूम है कि 27 ग्लेशियर है कश्मीर के उस साइड में उधर, और वहां का जो पानी है ग्लोबल वार्मिंग के बाद भी करीब 200 साल तक चलेगा वो। और अगर आप मुझे वर्ल्ड को, साइबर स्पेस को और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करना है चिप्स के माध्यम से, उसके लिए मुझे पानी और रेत लगता है। वो अक्साइचिन का एरिया है, वो कश्मीर का एरिया है, और पानी के 27 ग्लेशियर भी वहीं पर है। वो जानता है ये मुझे चाहिए, इसको हिट करते रहो, उसको दुख देते रहो। आपसे युद्ध पहले ले चुका है वो, ले चुका है ऑलरेडी, गिफ्ट दिया है पाकिस्तान ने। आणि मुळात तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो, काश्मीर का नको? तर काश्मीर प्रयोगशाळा होती। देशातल्या हिंदूंना मिलिटरी राज्यघटना कायदे नियम असताना सुद्धा हिंदूंना करता येतं का ही बघण्याची प्रयोगशाळा होती, जी त्यांची यशस्वी ठरली, म्हणून देशभरामध्ये 50 जिल्हे काश्मीरचे झाले। आज तुम्ही मुझफ्फरनगर जाऊ शकत नाही, भिवंडीमध्ये नीट काम करू शकत नाही, वस्तुस्थिती आहे। विधानसभेमध्ये अबू आदमी सांगतो की मी वंदे मातरम म्हणणार नाही, एक शब्दाने कोणी बोलत नाहीये। जेव्हा हे विरोधी पक्षात असताना एक गोष्ट वेगळी नाही, सरकार म्हणून आपण बोलतोय, विरोधी पक्षात असताना भूमिका वेगळी असते, सत्तेवर आले की तुमची भूमिका वेगळी कशी होते हा प्रश्न आहे। तुम्ही पाक व्याप्त काश्मीर घेण्याची भाषा करताय। पाक व्याप्त काश्मीर भारतात आल्यावर एका रात्री भारतातल्या मुस्लिमांची संख्या 80 लाखांनी वाढणार आहे। तो माणूस 24 तासात मुंबई पुणे अगदी खाली साऊथ पर्यंत पोहोचू शकणार आहे, ज्याच्यावर आता थोडी तरी बंधन आहेत। मग देशाची सीमा सुरक्षा कुठे आहेत? ती सीमा म्हणून एक मुलगी पाकिस्तान मार्गे अफगाणिस्तानमध्ये भारतात आली, कुठे दिसले इंटेलिजन्स, कुठे सुरक्षा व्यवस्था आहे? तिने येणं शक्य आहे 12 लाख रुपये खर्च करून, अतिरेकासाठी 12 लाख काहीच नाहीये, त्यांचं फंडिंग मोठे आहे। अशी कितीतरी लोक रोज येत असतील, तुम्ही काय करणार आहात? पण याच्यावर तुमचा फोकसच करायचा नाहीये। मुस्लिमांपासून फक्त घाबरवून हिंदूंना जर मतं पाहिजे असतील तर हिंदू महासंघ त्याचा विरोध करणार हे नक्की। आम्हाला दुसरी एक भीती अशी की आज देशभरात नाराजी आहे सरकारविषयी। उद्या देव न करो आणि सरकार पुढच्या वेळेस आलं नाही तर आमच्या अपेक्षा कोणाकडनं असणार आहेत? काल सहकावर गोळ्या मारलेल्या मुलायमसिंग यादवांना त्यांना मुलायमसिंग यादव म्हणत होते, त्यांना तुम्ही पद्मभूषण दिलं। आयुष्यभर हिंदूंचे विरोधी असलेले शरद पवार तुम्ही आम्हाला दाखवले, त्यांना तुम्ही पद्मभूषण दिलं, मग सावरकरांना भारतरत्न का दिलं जात नाही? हे आमच्या भूमिका आहेत ना। नाही, भाजपचं पूर्णपणे काँग्रेसीकरण वेगात चाललंय असं आमचं म्हणणं आहे। त्याच्यावर सावरकर भवनामध्ये, मुंबईमध्ये सावरकर भवनामध्ये त्याच्यावर व्याख्यान झालं की भाजपचं काँग्रेस होतंय का? आमचं म्हणणं ऑलमोस्ट होत आलेलं आहे। आता तरी त्यांनी सावध हो, देशातल्या हिंदूंच्या शेवटच्या पेक्षा या पक्षाकडनं असताना जर ते चुकीचं वागत असतील तर त्यांचं दाखवून देणं हिंदू महासंघाचं काम आहे। आता तुम्ही इथे पत्रकार परिषद घेतली, तुमच्या 3 मागण्या तुम्ही सांगितल्या, पण एवढ्यावरच मर्यादित कसं राहणार तुमचे? नाही, आम्ही देशभरातल्या सर्व खासदारांना एक टिपिकल सांगायचं राहिलं, देशभरातल्या सर्व खासदारांना आजची प्रेस कॉन्फरन्स झाल्यानंतर त्याचे फोटो आणि बातम्या मेल करण्यात येणार आहे आणि आमचं निवेदन पत्र संपूर्ण देशातल्या सर्व खासदारांना, त्यात पंतप्रधानांपासून सगळं जाईल, अगदी राष्ट्रपतींनी मेल जाणार आहे। आम्ही भेटी मागतो आहोत त्यांची की त्यांना सांगावं नेमकं काय दुःख झालेले ते होत नाही। म्हणजे आता माननीय पंतप्रधान काल परवा पुण्यात होते, ते सगळ्यांना भेटले, आनंद आहे। मग काश्मीरचे पुण्यात जाणाऱ्या लोकांना भेटले असेल त्यांचे दुःख त्यांना कळलं असतं।
जे शक्य होतं पण ते झालेलं नाहीये. त्यामुळे सरकारनं आता तरी आपण धोक्यावर उभं असताना हिंदूंची म्हटलं सुद्धा नाराज होत असताना आपल्याकडनं काही चांगलं व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे या सरकारकडनं. तुम्ही राष्ट्रपतींची भेट घ्या. नाही, आम्ही त्यांना मेल करतो आहोत सगळ्यांना, भारताच्या सर्व खासदारांना, सर्व पक्षाच्या, की तुम्ही आता लोकसभेचे बिल आलंय त्याच्यावरती चर्चा करताना मायग्रेशन शब्द काढण्यासाठी सरकारला प्रेशराईज करू नका. राष्ट्रपतींना सुद्धा मेल करतो आहोत, भेटीची वेळ देऊ त्या मागू आम्ही, दिल्लीचा आनंद आहे आम्हाला. आमच्यापेक्षा सुद्धा त्यांनी काश्मीरी पंडितांना भेटावं. दिल्ली सुद्धा आहेत ना, दिल्ली सुद्धा विस्थापित राहतात, त्यांना भेटावं. आम्हाला नका भेटू चालेल एक वेळ. त्यांची परिस्थिती बघा काय आहे. राहत्या घरातनं आकारलेलं आहे त्यांना, तंबूमध्ये राहतात ते 30-30 वर्ष, 2 पिढ्यांचं शिक्षण, 2 पिढ्यांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. मग त्याचं जर तुम्ही काहीच बघत नसाल, हिंदूंचं हिंदुत्ववादी सरकार म्हणत असताना, आम्ही ते विचारणं आमचं काम आहे. आम्ही कोणाला विरोध करत नाही, आम्ही स्वतंत्र अजेंडा घेऊन चाललेलो आहोत. पण येत्या काळात जर भाजपनं किंवा मोदींनी जरी आमच्याकडे गांभीर्य लक्ष दिलं नाही किंवा काय, तर तुम्ही काय भाजपचा विरोध करणार आहे? वर्षभरात सगळ्या निवडणुका आहेत, आम्ही निवडणुकांमध्ये हा विषय नक्की पेटवून ठेवू. तुम्ही काश्मीर किंवा हे सगळे मुद्दे मांडताय सरकारच्या विरोधात, सरकार मणिपूरच्या बाबतीत तसंच करतं असं वाटतं तुम्हाला? नाही, होत असेल का त्याची. मणिपूरचा आमचा तरी आता अभ्यास नाहीये. आमची हिंदूंवर जो अन्याय अत्याचार होतोय तो आम्ही आता मानतो आहोत, की हिंदूंना घाबरवून ठेवून जर तुम्हाला फक्त मतदान पाहिजे असेल तर हिंदू तसं करणार नाही. काश्मीरी पंडित 30 वर्ष झाली. कैराणाचा विषय मी तुम्हाला आता सांगितलं, मेवाडचा विषय बाहेर आलाच नाही. अगदी 8 दिवसात ही गोष्ट घडली. 150 हिंदू घरांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत केले तिकडे. तुमच्या घरात आम्ही कबरी खोदू असं सांगितलंय. आणि जर भारतात होत असेल, हिंदुस्थानात होत असेल तर निश्चितच विचार करायला पाहिजे. पण असं तर नाही की मणिपूर मैं आपके पॉइंट का जवाब देता हूँ, क्योंकि जब मणिपुर में इश्यूज हो रहे थे और पिछले 6 साल से मैं मणिपुर स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो मैती ट्राइब है, दे आर द एबॉरिजिन ऑफ दिस प्लेस, दे आर एबॉरिजिन ऑफ मणिपुर. और मणिपुर जो है वहां पर अर्जुन की एक बीवी भी वहां पर वहीं से रही है. दैट्स अ हिस्टोरिकल रेफरेंस ऑफ मणिपुर. तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो हिंदू प्रदेश नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, अगर आपने स्टडी किया होगा तो जो वहां पे इमिग्रेंट्स आए, जो वहां पर चिन के समाज के, जो म्यांमार से वहां पर अभी आए कुकी समाज के लोग, चिन कुकी समाज के लोग, वो लोग, और जो वहां के नागास का एक ट्राइब था, 90% of the land of the highlands were given to these 10% people, और 90% जो मैथिली मेजोरिटी थी वो 10% लैंड में रह रही थी. उसके बाद आपने लॉज बनाए, ऐसे लॉज ड्रैकोनियन बने कि जहां पर वो लोग नीचे आके जगह ले सकते, ये लोग नहीं जा सकते. तो आप एबॉरिजिन्स को वहां से भी खदेड़ रही है. कश्मीर पैटर्न में इसलिए हमारा इंटरेस्ट है वहां पे. तो मणिपुर में जो ये हुआ, जो अभी परसों का ये जो गलत बात हुई, नॉट दैट कि ये सही हुआ, लेकिन आपने इसके पहले के वीडियो देखे कि कुकी समाज के लोग आसाम राइफल के सामने कपड़े उतार के कैसे 20 लड़कियां खड़ी होती है. ये उनका पहला पैटर्न है, पहले कपड़े उतारो. आप अगर आप आई डोंट नो, आप मणिपुर गए नहीं है, मैं गया हूं मणिपुर. वहां पर अगर आप किसी तरीके का रिबेल बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको थ्रेट क्या मिलता है? गो बैक, अदरवाइज आई टेक ऑफ माय शर्ट. तो ये जो हुआ, इसके ऊपर मैत्री का एक, इट वाज ए काउंटर अटैक, बट देन इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड कि भाई वहां पर औरतों के साथ इस तरह की घटना हो रही. गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वी शुड नो द फैक्ट्स. एबॉरिजिन्स को निकालने की बात हो रही है कश्मीर से, जो मणिपुर से, जो बेसिकली हिंदू मैथी एबॉरिजिन्स. पुढच्या बीसीची वेळ झाली.